सबूरी संगीत के प्रति जुनून और कुछ सीखे के और पहचाने के जिज्ञासा, यह हमनी के हुनरबाज के मुख्य विशेषता। सब कोई के नमस्ते और आदाब। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ई वक्त हमनी बेलवी आगल में है सर। यहाँ पर ही एगो ऐसन हुनरबाज बाते जे वायोलिन संगीत के प्रति अपन दक्षता हासिल कर ले बाते। ओकर नाम हवन निधीश बंजन। आज ओकर संगे हमनी बतियाब सा, एकर संगे संगे हमनी जानब सा कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक माने कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ल जो वायोलिन राग बाते वो कौन ची है। तो आप भी हमनी के संगे जुड़ जाइए जा। जी हाँ, बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई वक्त दिखत हुआ जा अभ्युदय के बगल से और हमने पहुंच गए हैं सर निधीश बंजन के घरे। नमस्ते निधीश। नमस्ते अभी। निधीश बंजन हमने की बतावा कि निधीश बंजन के हवन। तो निधीश बंजन अभी एक हिंदुस्तानी क्लासिकल वायलिनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। मेरा संगीत का सफ़र जो था वो 2007 में शुरू हुआ, जब मैंने सरगम एकेडमी जो कातकबोन में है ज्वाइन किया था। और वो भी मैंने क्यों ज्वाइन किया था, मेरी मम्मी और पापा ने एक प्रोग्राम देखा था MGI में, जहाँ पे मेरे गुरुजी डॉक्टर ओके दियाकुल और उनकी बेटी मृणाली ने एक परफॉर्मेंस किया था। तो तब मृणाली बहुत छोटी थी, तो जब मेरे पेरेंट्स ने देखा तो उनको बहुत इच्छा हुई कि क्यों ना एक दिन हमारे भी बच्चे ऐसे मंच पे वायलिन बजाए या कोई भी वाद्य। तो तब से उन्होंने हम लोगों का एडमिशन, मेरा और मेरी बहन का भी एडमिशन सरगम एकेडमी में किया। उसके बाद मैंने महात्मा गांधी संस्था ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट, जहाँ से मैंने अपने सर्टिफिकेट और एडवांस सर्टिफिकेट कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे मौका मिला ICCO के द्वारा, मुझे स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ 2 बार। तो मेरा डेस्टिनेशन रहा इंडिया। एग्जैक्टली इंडिया कहाँ पर? जी, वडोदरा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और वहाँ पे द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी एक संस्था है, वहाँ पे बहुत मशहूर है। तो मेरा चॉइस वहाँ था। तो वहाँ से फिर मैंने अपने बैचलर्स और मास्टर्स हाल ही में कंप्लीट किया। मास्टर्स में मुझे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। जी, बधाई हो इसके लिए। धन्यवाद अभी। तो वहाँ पे मुलाकात हुआ मेरे गुरुओं से। तो डॉक्टर राकेश मैसूरी, फिर डॉक्टर शारदा प्रसन्न दास जी, डॉक्टर राजेश केलकर और बहुत सारे गुरुओं के पास जो भी टीचर थे फैकल्टी में उस टाइम पे, सबसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा मैंने। जी, तो फिर लास्ट ईयर ही मैं वापस मॉरिशस आया और अभी मैं एज एन एजुकेटर न्यू डिफ्टन कॉलेज में काम कर रहा हूँ और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में मेरा पूरा सहयोग रहता है, जितना हो सके उतना, परफॉर्मेंस में या फिर एकेडमिक वर्क में, कुछ भी हो मेरा सहयोग तो रहता ही है। तो निधीश, हमने के ई बतावा कि जब हमने भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में बताया सा तो अलग अलग प्रकार के वाद्य बातें, ढेरों बातें सकब जा बोली, तो काहे आप वायोलिन जैसन वाद्य के आप चयन कर लिया हुआ? सबसे पहले तो संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत की बात करते हैं तो ऐसे 2 कैटेगरीज हैं, 2 मेन कैटेगरीज। एक पहला जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है वो है हिंदुस्तानी संगीत, और जो साउथ में प्रचलित है वो है कर्नाटिक संगीत। तो ऐसे संगीत में 3 स्ट्रीम्स ऐसा कह सकते हैं। पहला वोकल म्यूज़िक, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और तीसरा नृत्य जो डांस है। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वाद्य संगीत अगर बात करें तो जैसे कि आपने अच्छे से कहा अभी कि बहुत सारे प्रकार के वाद्य हैं। तो जैसे कि सितार, वीणा, वायलिन, वायोला, सैक्सोफोन। तो वायलिन कैसे मैंने चूज़ किया ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 7 साल की उम्र में किसी को पता ही नहीं चलता है कि क्या आने वाला है फ्यूचर में। तो वायलिन जब
पकड़ा दिया गया मुझे, तब से मैं बजा ही रहा हूँ। मेरा एक कब इंटरेस्ट जागने लगा, जब रियलाइज़ किया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है वायलिन बजाना, वो था मेरा पहले परफॉर्मेंस के बाद, जो कि 2013 में MGI के एनुअल शो में मैंने पहले परफॉर्मेंस दिया। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे, तो प्रैक्टिस 1 बजे से 5 बजे चालू रहता था। तो इतना बजा रहे थे कि परफॉर्मेंस देने के बाद जब सब ताली दे रहे थे, तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, इसमें तो कुछ है। हुनरबाज कार्यक्रम में भगत दिखत हुआ जा, और आज हमनी बात करत हैं जा वायलिन के बारे में। हमनी के बतावा निदेश, जब वायलिन वाद्य के अलग अलग प्रकार के जो राग बातें, जब एकर बारे में हमनी बात करेला सा, तब बहुत ही सुंदर बातें। तो आपके अनुसार कौन प्रकार के राग आप जस्ती पसंद करेला और काहे? मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो अभी 4840 रागों का उल्लेख किया गया है शास्त्रों में। बाप रे। तो एक जीवन में या 10 जीवन में भी इतने सारे रागों सीखना नामुमकिन है। एक अभी किस्सा याद आ रहा है, पंडित भीमसेन जोशी जी, जो कि बहुत बड़े गायक थे, उनका मानना था कि एक व्यक्ति 5 राग से ज़्यादा सीख ही नहीं सकता है एक जीवन में। वो खुद ऐसा बोलते थे कि उन्होंने सिर्फ 5-6 राग ही पे काबू किया, क्योंकि एक राग जो है इतने सारे इंट्रिकेसीज हैं उसमें, इतना गहरा जा सकते हैं, गहराई बहुत है सभी रागों में। तो एक सीखते सीखते ही तो कितने सालों निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो अभी एकेडमिक्स में अभी देखा जाए तो सर्टिफिकेट कोर्स में 4 राग कराते हैं 1 साल में। फिर मास्टर्स और डिग्री में जब मैं था भारत में, तो वहाँ पे हमारे सिलेबस में 10-15 राग होते थे ऐसे कोर्स में सेमेस्टर वाइज। तो सभी रागों पे काबू तो नहीं पाते थे, अभी भी नहीं पाए, पर ऐसे कुछ राग हैं जो बजाते बजाते मन को छू जाता था कि नहीं, ये राग तो उस पे और काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ऐसे कुछ राग हैं। एक सुबह का राग है जो मुझे बहुत पसंद है, राग नट भैरव। भैरव राग का ही एक प्रकार है।
दिन के रागों में देखा जाए तो शुद्ध सारंग राग है, वृंदावनी सारंग राग है, जो कि बहुत मधुर रागों है। और राग पद्दीप है। ये राग पद्दीप जो है ये थोड़ा गंभीर जैसा लगने लगता है, वो थोड़ा दोपहर का राग है। शाम के रागों में ऐसे एक बहुत ही मीठा मधुर राग जो कि थोड़ा रोमांटिक भी है, श्रृंगार रस का राग है, राग श्याम कल्याण। ये तो बहुत बजाया मैंने प्रोग्राम में। फिर रात के रागों में देखा जाए तो राग छायानट आ गया। फिर ऐसे तो हमारे संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में ऋतु के हिसाब से भी रागों गाए बजाया जाता है। तो जैसे कि मानसून का समय जब आता था इंडिया में, यहाँ पे जब भी बारिश होता है तो राग मेघ, राग मियाँ मल्हार, राग गोल मल्हार, रामदासी मल्हार, ये सब राग बहुत पसंद है मुझे। और अभी जैसे कि मॉरिशस में विंटर चल रहा है, तो विंटर के लिए बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने एक राग रचा था जिसका नाम है हेमंत। ये बहुत ही मधुर है, जो पूरा डेपिक्ट करता है कि हाँ, ये तो पूरा जो माहौल होता है विंटर का, ये पूरा डेपिक्ट करता है। और ऐसे बसंत ऋतु में तो राग बसंत सब बजाते हैं, गाते हैं। तो ये सब रागों ऐसे मुझे छू गए कहीं पे, जो कभी भी आप बोलो कि कुछ बजाने के लिए तो यही रागों बार बार बजाने का मन होता है। और वहाँ पे मुझे मौका मिला, अवसर मिला बहुत सारे वाद्य वृंद में भाग लेने के लिए। वाद्य वृंद जो है वो ऑर्केस्ट्रा है, इंडियन क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा, जिसमें हम लोगों ने एक रागमाला भी प्रेजेंट किया था, जो कि मेरे गुरुजी प्रोफेसर राकेश महेश्वरी सर ने हम लोगों को तैयार किया था। ये जो रागमाला था वो पूरा प्रोफेसर वसंत रानादे का रचा हुआ था, जिसमें सारे काफ़ी ठाटों के राग थे, जैसे कि बारवा, सिंदूरा, बागेश्वरी। तो फिर उसके बाद पूरा यमन राग में, यमन राग तो आपने सुना ही होगा, सब गाते बजाते हैं। तो फेनिल कुमार सोनी भैया ने हम लोगों को तैयार कराया था मास्टर्स में जब मैं था। तो वो मेरा आखिरी परफॉर्मेंस था इंडिया में। हम लोगों ने एक वाद्य वृंद यमन में किया था। तो अभी जब भी कोई यमन गाता है या यमन की बात करते हैं तो वो मेमोरीज आ जाते हैं।
की बतावा जब हमनी संगीत की दुनिया में बात करीला सा तो अलग अलग प्रकार के चुनौती माने कि चैलेंजेस बातें तो आपके ज़िंदगी में एज एन आर्टिस्ट एक वायोलिन आर्टिस्ट के रूप में कौन कौन प्रकार की चुनौती के सामना आप करेला? मैं काम कर रहा हूँ तो थोड़ा दूर पड़ता है बुबासा में न्यू डिफ्टन कॉलेज में। तो म्यूज़िक में क्या है, जितना रियाज आप करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना आपको ही फ़ायदा होता है। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस के लिए टाइम ढूंढना पड़ता है। फिर शाम को, क्योंकि स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, कभी एमजीआई में कुछ रहता है तो वहाँ पे हाजिर हो जाता हूँ, तो प्रैक्टिस करने का टाइम थोड़ा ढूंढना पड़ता है। कभी कभी सुबह उठकर 15 मिनट आधे घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता है, या फिर शाम को, रात को। कंटिन्यूस प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट संगीत में। और कंपेयर करेंगे तो भारत में 6 से 7 घंटे तो रोज़ का प्रैक्टिस होता था, तो कंपेयर करेंगे तो फिर यहाँ पे कम ही टाइम मिलता है। तो ऐसे मेरा पहला चुनौती समय था। अब दूसरा जो है, मॉरिशस में फुल टाइम म्यूज़िक का कोर्स अभी तक नहीं है, पर आई एम वेरी पॉजिटिव कि बहुत जल्द ये आएगा, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होगा सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, जिनको प्रैक्टिस के लिए फिर टाइम ज़रूर मिलेगा। सबके जिंदगी में एगो प्रेरणा स्रोत जेकरा हमने बोलीला सा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और ये प्रेरणा स्रोत से हमनी के आगे बढ़े के एगो शक्ति मिलेला, एगो अलग प्रकार के ऊर्जा मिलेला। हमने की बतावा निदेश, आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माने कि प्रेरणा स्रोत के हवन और काहे? वो अपने ही गुरु होते हैं। तो मॉरिशस में डॉक्टर ओके डियापुल, श्री सविन विदेशी जी, वो दोनों मुझे बहुत इंस्पायर किए वायलिन और सीखने के लिए, संगीत में और गहराई में जाने के लिए। फिर जब मैं भारत में गया, जब मुलाकात हुई, वहाँ मेरे गुरुजी डॉक्टर शारदा प्रसन्न दास जी, प्रोफेसर राकेश महेश्वरी जी, जब उनको देखता था क्लास में कि कैसे हर एक स्टूडेंट को कैसे और क्या सिखाना है, क्योंकि सबका अपना अपना लेवल होता है म्यूज़िक में। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा बजाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या देना है प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो पेडागोजिकल सेंस उनके पास था, ये मुझे बहुत इंस्पायर किया है। अब मैं भी ये अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ मेरे टीचिंग में। फिर म्यूज़िक सिर्फ गाना बजाना नहीं होता है, उसमें बहुत सारे थ्योरीज भी होते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर राजेश केलकर जी, जो बहुत ही विद्वान हैं म्यूज़िक में, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि और रिसर्च करो, एक ही सब्जेक्ट पे बार बार पढ़ो, रिसर्च करो, बुक्स पढ़ो और पढ़ो, पढ़ते रहो। तो ये इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। टाइम मैनेजमेंट हमनी के ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, काहे कि जब हमनी काम करीला सा या फिर पढ़ाईला सा या फिर एगो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करीला सा जे जुनून से जुड़ल बातें, और वो जुनून के पूरा करे खातिर भी हमनी के समय निकाले के पड़ेला। हमनी के बतावा निदेश, आप अपन जुनून के पूरा करे खातिर कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला? जी बिल्कुल। तो रोज़ ऐसे सुबह उठकर जल्दी प्रैक्टिस करने का टाइम रोज़ तो नहीं मिलता है, पर शाम को या फिर क्लास में अगर मैं फ्री हूँ दिन में, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। अभी यही है कि म्यूज़िक में डॉक्टर राजेश केलकर जी ऐसा कहते थे कि सब तानसेन थोड़ी बनेंगे, कुछ कानसेन भी तो होना चाहिए। तो तानसेन मतलब जो अच्छा गा रहा है, बजा रहा है। कानसेन जो अच्छा संगीत, अच्छी संगीत को सुनकर समझने की वो रखता है, कि कैपेसिटी रखता है। तो और म्यूज़िक में ऐसा है कि जब आप बजाते हो, प्रैक्टिस करते हो, सब करते ही हैं, एक लिमिट आ जाता है कि अभी अटक जाते हैं एक जगह पे, कि उसके बाद पता है न्यू आइडियाज़ नहीं आते हैं दिमाग में। तो उसके लिए हमारे गुरुजी ऐसा बोलते थे, सुनना चाहिए,
रिकॉर्डिंग, कॉन्सर्ट, कुछ भी हो सुनना चाहिए। तो मुझे मौका मिला था भारत में अभी भी कि श्रीमती नंदिनी शंकर जी, जो कि अम्मा जी की छोटी नतनी है, उनसे सीखने का भी मौका मिला है मुझे। तो वो ऐसा बोलते थे कि तुम ट्रैवलिंग इतना करते हो मॉरिशस में, रोज़ ट्रैफिक में, तो तुम रेडियो वगैरह मत सुनो। कभी कभी सुनता हूँ न्यूज़ वगैरह, तुम कोई अच्छे कॉन्सर्ट का यूट्यूब पे या ऐसे पेन ड्राइव में लगाकर ये सुनना रोज़। तो क्या होता है कि एक ही रिकॉर्डिंग जब हम लोग सुनते रहते हैं तो नए आइडियाज़ अपने आप इनकम्पोरेट हो जाते हैं, फिर जब बजाते हैं तो और भी सुंदरता से बजा सकते हैं। एगो प्रश्न बाते निदेश का, ऐसा प्रकार के जो नौजवान बाते जहाँ तक संगीत एज ए कैरियर, एज ए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में जब हमने बतियाए रहा, तो उन लोग के सामने एगो भविष्य बात है संगीत को लेकर के। जी बिल्कुल, मैं खुद को एज एन एग्जांपल लेना चाहूँगा। जब मैं सेकेंडरी स्कूल में था, पीटों स्टेट कॉलेज का एक स्टूडेंट रहा मैं, तो वहाँ पे HSC तक मैंने साइंस और डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस एज एन IT स्टूडेंट ज्वाइन किया था, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। फिर पर संगीत हमेशा से जुड़ा रहा मैं। उसके बाद मुझे बैक टू बैक स्कॉलरशिप मिला, फुल्ली पेड स्कॉलरशिप्स, संगीत में और गहराई में सीखने के लिए। और अभी मेरे पास एक सिक्योर जॉब है, ऑल थैंक्स टू म्यूजिक। तो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स द प्रोस्पेक्ट इज देयर, बट मेहनत करनी चाहिए और जो पैशन है म्यूजिक के लिए वो मरना नहीं चाहिए। अब निदेश, हमने की बतावा कि वायोलिन अपन आप में बहुत ही सुंदर वाद्य बाते, एकर बारे में तनी सन सकबजा बतावे कितना तार बाते, सितार और वायोलिन के बीच के कौन अंतर बाते। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, एक बहुत ही सुंदर वाद्य है वायलिन। तो ऐसा देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, पर डिमांडिंग इंस्ट्रूमेंट भी है वायलिन। क्योंकि आप गिटार में देखेंगे या फिर सितार में, दिलरुबा में पर्दे होते हैं जहाँ पे हमारे उंगली को गाइड मिलता है कि वो स्वर कहाँ पे है, कैसे बजाना है। वायलिन में आप देखोगे तो सिर्फ 4 तार हैं और कुछ नहीं है, इंडिकेशंस वगैरह तो हम लोग लगाते ही नहीं हैं। तो वायलिन का एनाटॉमी अगर देखेंगे तो सबसे पहले उसका एक बहुत ही सुंदर स्क्रॉल है जो हम लोग ऐसे रखकर बजाते हैं। वेस्टर्न में लोग ऐसे उठाकर बजाते हैं, ठीक है। 4 तारे हैं जो कि आप सुन सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है 4 तार। जी जी जी, 4 तार हैं जिनके आप देख रहे हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हम लोगों ने ट्यून किया है। आजकल तो कुछ लोग 5 तार वाला वायलिन भी बजा रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी, कर्नाटकी का बहुत ही बड़े वायलिनिस्ट हैं। इंद्रदीप घोष जी जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल वायलिन ही बजाते हैं पर 5 तार लगा के। सितार में जो तरब के तार हैं, जो नीचे जो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स हैं, आजकल वायलिन में भी कुछ लोग ये लगाकर बजा रहे हैं, जैसे कि बालाजी सर जो मेरे दादा गुरु जी भी हैं, उनको बहुत इच्छा है ऐसे टू क्रिएट समथिंग न्यू। बहुत ही क्रिएटिव है वो ऐसे वायलिन में। तो उन्होंने क्या किया कि ये 4 तार के नीचे यहाँ पे उन्होंने तरब के तार लगा दिए, जहाँ पे एक पूरा अलग आवाज़ आता है। बहुत मीठा है वो भी, पर बजाने में थोड़ा मुश्किल है फिर।
अब जितना जो दर्शकगण निदेश ई वक्त है कार्यक्रम दिखत हो जा उ लोग के कौन संदेश देबा? जी बिल्कुल। तो जैसे आप सब ने सुना ही होगा कि म्यूज़िक थेरापी है, बहुत सारे फ़ायदे हैं म्यूज़िक के। तो खासकर वाद्य बजाने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन पूरा एक्टिव रहता है। हमारे ब्रेन का 2 हेमिस्फीयर है, तो दोनों हाथ का प्रयोग करने से जब हम लोग बजाते हैं तो ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हम लोग ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मेरा मैसेज ये रहा कि संगीत ज़रूर सीखिए। म्यूज़िक का आनंद लेने के लिए आप ज़रूर सीखिएगा। अपने पैशन को और हवा दीजिएगा। आप जाइए कोई भी संस्था या किसी भी गुरु के पास, तो म्यूज़िक सीखते रहे और ऐसे खुद को डेवलप करते रहिए। एक स्किल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। संगीत के प्रति के जुन आपके जुन कौशल बातें ओकरा विकसित करे के बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। इसी से आपके जुन पर्सोना बातें, जुन व्यक्तित्व बातें वो उभर करके सामने आए, जैसे कि हमने के हुनरबाज निदेश भजन ई वक्त बोलत हवन। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई निदेश कि आज बहुत कुछ सीखे के और जाने के और खासकर वायोलिन वाद्य से जुड़ल जो तार बातें ओकर राग के बारे में जाने के मौका मिला बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। अभी तो दर्शकगण एकरे संगे हमने के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हुआ था। आवत बिफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमने भेंटाब सा तबले निधीश और अभी उदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और आदाब।